हेलो एवरीवन, आईक्यू शेयर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो हमारी बची हुई चीजें हैं उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। ये हमारे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस सेगमेंट के बाद आपका नॉर्थ अमेरिका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसको मैं मेंशन कर दूंगा लिंक पे। आप वहां पे जाके देख सकते हैं। वहां से आपके कई सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, आपका ही फायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका के रिसोर्सेज, यानी कि जो वहां के संसाधन हैं उनके बारे में। आइए समझते हैं। उत्तरी अमेरिका दुनिया के अधिकांश मक्के यानी कि जो मेज होता है, कॉर्न होता है वहां का, और मीट, कॉटन, सोयाबीन, टोबैको और वीट, वीट मतलब गेहूं, और गेहूं के साथ साथ कई अन्य प्रोडक्ट्स के लिए औद्योगिक और कच्चे माल की फसलों का उत्पादन करता है, यानी कि इनका प्रोडक्शन करता है। ये सारी जो चीजें हैं उनका प्रोडक्शन अच्छे तरीके से और ज्यादा मात्रा में करता है। ये सारी फसलें वहां के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद वहां के लिए जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, यानी कि जो आपका लोहा है वो हो गया, बॉक्साइड हो गया, कॉपर, नेचुरल गैस, जैसे कि आप समझते हैं प्राकृतिक गैस जो होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। और उसके बाद पेट्रोलियम और मरकरी, निकिल, पोटास और सिल्वर, ये सारे संसाधन भी जो खनिज होते हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं अच्छी मात्रा में। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे मैंने एक मैप में शो किया है कि आप इसको समझ सकें कि प्राइमरी फॉरेस्ट लैंड क्या है और इसमें रिसोर्सेज क्या है जो कि बहुत मेन मेन है और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन से यहाँ पे बताया गया है प्राइमरीली फॉरेस्ट लैंड। तो यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन से आपको दिख रहा है, ये इलाका आपका वनों से घिरा हुआ है। यहाँ पे ग्रीनरी पाई जाती है कुछ मात्रा में। तो आप ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये पूरा आपके वन पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। उसके बाद जो लिमिटेड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं वो आपके इस कलर से शो किया गया है, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। उसके बाद आप रिसोर्सेज के बारे में देखिए, जो इस सिंबल से बना हुआ है कोल है। तो कोल आपके यहाँ पे मिल रहे हैं। आप जो अपलेशियन क्षेत्र देख रहे हैं ईस्टर्न साइड में, इस जगह पे आप यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज्यादा जनसंख्या भी पाई जाती है और यहाँ पे औद्योगिक कार्य भी बहुत ज्यादा किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यू यहाँ पे कोल पाया जा रहा है। बीच में आपके ये जो आपका यूएस है वहां पे भी कोल का भंडार है। और उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आपका जो वेस्ट साइड है, वेस्ट कोस्ट साइड है, वहां पे भी आपके कोल के रिसोर्सेज मिल रहे हैं। उसके बाद आपका जो नेचुरल गैस का है वो आप देख सकते हैं। ये नेचुरल गैस जो होते हैं यहाँ पे इनके मिड रीजन में भी पाए जाते हैं, नदियों के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं जहाँ पे नदियां रहती हैं। और जो पर्वतीय क्षेत्र रहते हैं यानी माउंटेन रेंज रहते हैं उनके आसपास पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डलास क्षेत्र हो गया, लुइस क्षेत्र हो गया, और उसके बाद यहाँ पे न्यू ऑरलियंस क्षेत्र है वहां पे, और उसके बाद यूएस में कई सारी जगहों पे आप देख सकते हैं कि आपका नेचुरल गैस पाया जा रहा है। उसके बाद बात करें कि ऑयल का, तो ऑयल में ये सिंबल बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए जो न्यू अर्लियांस क्षेत्र है वहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो यूएस है उसके मिड में, उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं। तो जहां जहां पे मैं राउंड कर रहा हूं आप उसको समझ जाइएगा कि ये ऑयल रीजन्स हो गए, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। जो आपका गोल्ड है उसके बारे में आप बात कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे आप गोल्ड देख रहे हैं, यहाँ पे गोल्ड देख रहे हैं। एयू जहाँ पे लिखा हुआ है वो आपका पूरा गोल्ड वाला दिखाया गया है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर के साइड में कनाडा में ये हो गया। उसके बाद आपका अगर एजी से बात करें, ये एजी से हो गया सिल्वर। तो आपको यहाँ पे एजी दिख रहा है जो एयू एयू के बीच में, सोने के बीच में। और उसके बाद आपका ये यहाँ पे, ठीक है। तो सिल्वर का अभी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सिल्वर के लिए यहाँ पे जो चिहुआन हुआ है क्षेत्र वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ये याद रखिएगा। अभी मैं आपको आगे मेंशन भी करूंगा। उसके बाद आयरन और हो गया एफई से। तो एफई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कनाडियन शील्ड का हिस्सा है, उगाया पेनिसुला है, वहां पे पाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे भी विनिपेग के पास, और ये जो आपकी महान झील है ग्रेट लेक्स है उसके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन और बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूरेनियम की, यूरेनियम जो क्षेत्र है वो आपका ग्रेट साल्ट लेक के आसपास का जो रीजन रहता है वहां पे पाए जाते हैं। तो आपका ऐसे ही बॉक्साइड हो गया। और ऐसे ही अगर अदर मिनरल हैं जिनके बारे में अगर जैसे कई सारी चीजें मेंशन नहीं रहती, यहाँ पे भी कुछ मिनरल पाए जाते हैं तो वो भी बताया गया है। और आपके फिशिंग के लिए, जैसे आप जानते हैं कि जिस कोस्ट पे जहाँ पे ठंडी धाराएं यानी जो कोल्ड करंट होती हैं और वार्म करंट होती है वहां पे मिलती हैं, वो क्षेत्र आपके मछलियों के लिए यानी फिशिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलास्का रीजन में एक है। और उसके बाद यहाँ पे इस वेस्ट कोस्ट साइड पे सैन फ्रांसिस्को के ऊपर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद लॉस एंजलिस के पास है, और यहाँ पे कैलिफोर्निया के पास। तो ये सारे फिशिंग के बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अगर हम ईस्ट कोस्ट पे देखें, तो यहाँ पे जो आपका अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, तो उस जगह पे ये बहुत अच्छा रीजन हो जाता है मछली पालन के लिए। तो ये न्यूयॉर्क सिटी के पास और ये सारे जो क्षेत्र हैं जो कनाडा के पास, और ये सारे कोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिशिंग के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोरिडा के पास। तो ये सारे जो है फिशिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मेजर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेंटर्स की बात करें, तो आपका जहां जहां पे रेड पॉइंट्स दिख रहे हैं वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। कई सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं मेजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इन सब पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, थोड़ा समझने के लिए आसानी हो। तो ये मैप आपके लिए मैंने यूज कर लिया है।
उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंट है और किस किस जगह पे क्या चीजें पाई जा रही हैं इसमें। जो ये पूरा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, अगर आप यहाँ पे कैरेबियन साइड में देखें जहाँ पे फ्लोरिडा स्थित है, वहां पे आपका जैसे जो प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं उनके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसे आपके ओशियनिक जो कंडीशन होती है वो होनी चाहिए। तो ये बहुत ही रेयरली पाया जाता है, तो इस वजह से ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं इस कॉन्टिनेंट में। और उसके बाद ग्रीनलैंड की बात करें, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडक पाई जाती है, पूरा बर्फ से ढका रहता है पूरा प्लेस, तो ये भी पाया जाता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं वेरिएशन जो सारे हैं क्लाइमेटिक तरीके से, वो सारे इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें कि ये अंतर उत्तरी अमेरिका के विभिन्न कृषि उद्योगों में योगदान करते हैं। जो यहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं, उसमें भी ये जो वेरिएशंस हैं वो अलग अलग तरीके से जो यहाँ पे फसलें पाई जाती हैं उसमें योगदान अपना प्रदान करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन सी फसलें हैं और कौन कौन से रीजन्स हैं जो इनमें प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहला है आपका ट्रॉपिकल जोन, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। दूसरा सब ट्रॉपिकल जोन, जो कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तीसरा है कूल टेम्परेट जोन, जो कि है शांत समशीतोष्ण क्षेत्र। चौथा है ड्राई जोन्स यानी शुष्क क्षेत्र। तो इन सारे क्षेत्रों को हम लोग सिलसिलेवार ढंग से आज समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि इन सब क्षेत्रों में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है आपका ट्रॉपिकल जोन। तो ट्रॉपिकल जोन में हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है उसमें देखते हैं, तो वहां पे जो फसलें पाई जाती हैं उसमें संतरा, गन्ना यानी शुगर केन, और कॉफी कॉफी और कोको और केले यानी बनानास यहाँ पे पाए जाते हैं। और उसके बाद जो फसलें तटीय मैदान और नम पहाड़ी ढलानों पे उगती हैं, जो ये फसलें होती हैं वो जो पहाड़ के ढलान होते हैं, यहाँ पे जो रेंजेस पाए जाते हैं उनके ढलानों पे आसानी से उगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कॉफी या कोको के लिए एक सीढ़ीदार टाइप का जो होता है उत्पादन के लिए, वो सारी चीजें जो कंडीशन होती हैं वो पहाड़ी के जो तटवर्तीय क्षेत्र होते हैं, पहाड़ों के जो ढलानी क्षेत्र होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और उसके बाद ऐसे ही गन्ना हो गया और संतरा हो गया, ये सारी चीजें उस कटिबंधीय क्षेत्रों में आसानी से उग सकती हैं। उसके बाद बताया जा रहा है जो कपास और भांग है, यहाँ की खेती गर्म और शुष्क मध्यवर्ती जलवायु में की जाती है, तो इसके लिए भी अच्छा सा उत्पादन हो सकता है, जो कि कपास और भांग की खेती। तो आप इसको भी समझ सकते हैं। जो ये फसलें पाई जाती है कपास और जो ये आपका भांग हो गया, तो ये मध्य अमेरिकी जो मिडिल अमेरिका का जो रीजन है उसमें ये आसानी से निर्यात करने के लिए उगाई जाती हैं। तो आप इनको याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं सब ट्रॉपिकल जोन्स की। इसमें बताया जा रहा है उत्तरी मैक्सिको यानी नॉर्थ मैक्सिको और यूएसए के जो वार्म रीजन्स हैं वहां पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फल, सब्जियां, कपास और तंबाकू प्रमुख हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीजें उगाई जाती हैं। उसके बाद बात करें इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में, अमेरिका राज्य में जो टेक्सास और मैक्सिको क्षेत्र है, वहां के रियो ग्रांडे वैली जो है वहां पे खट्टे फल इनके लिए इंपॉर्टेंट है। खट्टे फल आप जानते हैं कि जैसे जो मेडिटेरेनियन जो क्लाइमेट होता है वो भी यहाँ पे पाया जाता है कुछ कुछ जगहों पे, जैसे कि आपका कैलिफोर्निया हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो वहां पे फल और सब्जियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका जो अगला है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया के सेंट्रल वैली में फल और सब्जियां उगाई जाती हैं, क्योंकि वहां पे रूम सागरीय जलवायु उसको कहते हैं, या फिर आप मेडिटेरेनियन उसको क्लाइमेट कह सकते हैं, या फिर ऐसे ही जो भी क्लाइमेट पाए जाते हैं जो फलों और सब्जियों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो कैलिफोर्निया के सेंट्रल वैली रीजन्स में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें खाड़ी तटीय मैदान, जैसे कि जो खाड़ी तटीय मैदान है वहां पे सब्जियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपका अपलेशियन क्षेत्र है वहां पे कपास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे तंबाकू की भी खेती, जो अपलेशियन क्षेत्र है तंबाकू की खेती भी वहां पे अच्छी तरीके से की जाती है। तो आप इन रीजन्स को याद रखिएगा जो कि ट्रॉपिकल जोन्स में आते हैं और यहाँ पे ये सारी चीजें उगाई जाती हैं। इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे पर्याप्त वर्षा यानी कि एकदम अच्छे तरीके से रेनफॉल होती है, जितना जरूरी चाहिए होता है फसलों के लिए। उसके बाद गर्म गर्म हवा की धाराओं से भी लाभ होता है, जैसे कि ये जो फसलें उगाई जाती हैं वहाँ पे गर्म हवाओं की आवश्यकता होती है और पर्याप्त वर्षा की, तो ये इन सारे क्षेत्रों में अच्छे तरीके से पाए जाते हैं, जिससे कि इनका उत्पादन किया जा सकता है, प्रोडक्शन किया जा सकता है। उसके बाद बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की यानी कूल टेम्परेट जोन की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस जलवायु में महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में जो से ये जो जलवायु जहाँ पे पाई जाती है वहां की अगर बात करें तो जो यूएसए में न्यूयॉर्क का फिंगर लेक्स क्षेत्र है वो शामिल है, और कनाडा के ऑन्टारियो प्रांत में नियाग्रा प्रायद्वीप, अमेरिका राज्य में वाशिंगटन और ब्रिटिश कोलंबिया के कनाडाई प्रांत में कोलंबिया नदी बेसिन और अपलेशियन की घाटियां स्थित हैं। तो इन सारे ये जो सारे रीजन हैं वहां पे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं। अगर इन क्षेत्रों की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है और कैसे यहाँ पे ये उपयुक्त होते हैं, यानी कि ये बहुत अच्छा वातावरण प्रदान करते हैं इन खेतियों के लिए। तो इसमें बताया जा रहा है जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, यहाँ के लिए प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि कैसी वहाँ की दशाएं होंगी, कहाँ कैसे वहाँ का क्लाइमेट होगा। और उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे अगर कोई फ्रॉस्ट होता है यानी कि पाले पड़ते हैं तो उसके लिए भी पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पे हम लोग को खेती नहीं करनी है या फिर किस टाइम पे करनी है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा क्षेत्र रहता है इन सब चीजों के लिए। तो महाद्वीप के ठंडे समशीतोष्ण क्षेत्र में डेयरी जो जैसे जो मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए, और उसके बाद मकई बेल्ट यानी जो आपके कॉर्न बेल्ट होते हैं वो, और गेहूं बेल्ट जो आपके वीट बेल्ट होते हैं वो, यहाँ पे तीनों की प्रमुख रूप से कृषि होती है यानी एग्रीकल्चर के लिए, जो कि आपके मेज हैं या फिर आप इसको मकई समझ सकते हैं या फिर कॉर्न समझ सकते हैं ये, और या फिर यहाँ पे गेहूं का बेल्ट है और डेयरी बेल्ट है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अच्छे तरीके से बहुत ही वेल स्टेब्लिश्ड हैं। उसके बाद बात करें इसमें नेक्स्ट गायें, बकरियों और भेड़ों सहित दुधार पशु यानी जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो पशु न्यू इंग्लैंड और जो ग्रेट लेक्स होती हैं उनके चारों ओर जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो
पूरे तरीके से जो छोटे अनाज होते हैं, उनके लिए बहुत उपयुक्त साधन प्रदान करते हैं और यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा माहौल तैयार करते हैं, जिसमें गाय, बकरियाँ और भेड़ें अच्छे तरीके से पाली जा सकें। और उसके बाद अटलांटिक तट के साथ-साथ जो लॉरेंस का क्षेत्र है या डेयरी बेल्ट के लिए यानी जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र माना जाता है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। और जो यहाँ पे ओहियो रिवर है और जो मिसौरी रिवर है, उसके बीच में स्थित कॉर्न बेल्ट है, ठीक है? इसको कॉर्न बेल्ट कहते हैं। एक मिसौरी नदी आपकी यूएसए की सबसे लंबी नदी है और उसके बाद जो ओहियो नदी है, जो आपके अपलेशियन क्षेत्र से आती है, इन सब चीज़ों के जो बीच का जो पार्ट है, वो कॉर्न बेल्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्याप्त पानी और तेज गर्मी का यहाँ पे माहौल प्राप्त होता है, जो मक्के के लिए और सोयाबीन के लिए एक आदर्श स्थिति यानी कि एक बहुत ही अच्छा माहौल तैयार करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट बताया जा रहा है, जो मकई की बेल्ट है, उसके पश्चिम में व्हीट की बेल्ट है और अमेरिका राज्य में जो कैंसस से अल्बर्टा, सास्केचुआन और मैनिटोबा के कनाडाई प्रेयरी प्रांतों के माध्यम से फैली हुई है। तो ये सारी बेल्ट्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है। विशाल मैदानों का यह विशाल क्षेत्र सर्दियों और वसंत दोनों में गेहूं की कृषि के लिए अनुमति देता है, यानी कि जो गेहूं की कृषि के लिए जो गेहूं के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए माहौल तैयार करता है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा और कौन-कौन सी जगह पे क्या-क्या चीजें उगाई जा रही हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं शुष्क क्षेत्र की यानी ड्राई ज़ोन्स की। तो ड्राई ज़ोन्स की बात करें तो ये दक्षिण-पश्चिम अमेरिका यानी जो साउथ वेस्ट अमेरिका है और उत्तरी मेक्सिको यानी नॉर्थ मेक्सिको में पशुपालन बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। इसी क्षेत्र में आपके प्रेयरी घास पाए जाते हैं, जो कि कई हज़ार मवेशियों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यहीं से वो लोग घासों का यूज़ करते हैं उनके पशुपालन के लिए और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं, उनके लिए जो पशुपालन के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, वो यहाँ पे पाई जाती हैं। हालाँकि फल और कपास की खेती के लिए सिंचाई ने क्षेत्र में पानी की आपूर्ति को कम कर दिया। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें जो सिंचाई का जो वो जो इरिगेशन का डेवलपमेंट है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए और जो ड्रेनेज वाटर है, उसके लिए बहुत ही अच्छा माहौल तैयार कर दिया है। तो यहाँ पे फलों की खेती भी और कपास की खेती भी अच्छे तरीके से की जा सकती है, कहीं-कहीं पे देखा गया है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। जो यहाँ की देसी घास है, यानी जो इसके रीजनल जो ग्रास लैंड है, वो यहाँ के पशुपालकों के लिए जो यहाँ पे रैंचिंग का काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पे पशुओं के विशाल झुंड जब यहाँ पे कैटल्स आ जाते हैं, पशुओं का विशाल झुंड आ जाता है, तो उनके पोषण के लिए, उनके उनके न्यूट्रिशन के लिए अच्छा मतलब कि उपयुक्त नहीं हो पाता है। यानी कि इतना अच्छी मात्रा में उगाया नहीं जा सकता है कि जिनसे कोई विशाल कैटल्स के झुंड को हम खाना खिला सकें। इतना अच्छे तरीके से घास नहीं उग पाते हैं। तो इस वजह से ये लोग जो मक्के के आधारित जो कॉर्न होते हैं, उनके उनके द्वारा ये अपने पशुओं का पालन-पोषण करते हैं। उनको भी एक चारा के तरीके से यूज़ करते हैं और अपने पशुओं को पालते हैं। जैसे कि उसमें हो गया जैसे भेड़ हो गए, हॉग हो गए और अन्य पशुओं को जो चराना होता है, तो वो मकई आधारित चारे की भी तैयारी करते हैं और उनको भी एक चारे के रूप में खिलाते हैं। क्योंकि वहाँ पे घास की उपलब्धता इतनी ही नहीं हो पाती है कि इतने विशाल मात्रा में यानी इतने बड़े मात्रा में अपने पशुओं को खाना खिला सकें। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे एक तो बहुत ही डेवलप्ड है, जो यहाँ के पशु होते हैं, बहुत डेवलप्ड तरीके से हैं और बहुत अच्छी मात्रा में दूध भी देते हैं और वहाँ का जो क्लाइमेट है, वो भी उनके लिए बहुत ही उपयुक्त है। अगर फैक्ट देखा जाए, तो कॉर्न बेल्ट में उगाई जाने वाली अधिकांश मकई पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फीडर मकई है। जो फीडर मकई होती है, वो इन सब पशुओं के लिए ही खाने का काम करती है, चारे का काम करती है। तो इस वजह से जो यहाँ कॉर्न बेल्ट है, वो पूरी तरीके से जो मकई पे जो पशु आधारित हैं, जो मकई पे डिपेंडेंट हैं, मक्के पे जो कॉर्न पे डिपेंडेंट हैं, उन पशुओं के लिए यहाँ पे फीडिंग का काम करता है। उसके बाद बात करें फॉरेस्ट्री की, यानी वानिकी की, तो इसमें अधिकांश नॉर्थ अमेरिका के लिए जो नॉर्थ अमेरिका का मैंने रीजन दिखाया था आपको, ग्रीनरी वहाँ पे ही दिखाई पड़ रही थी नॉर्थ अमेरिका में। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो फॉरेस्ट्री का जो रीजन्स है, वो नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो आपका पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट बेल्ट है, वहाँ पे और जो खाड़ी के पास आस-पास जो राज्य हैं, वहाँ पे और दक्षिण अटलांटिक जो कोस्टल रीजन्स है, कोस्टल जो मैदान है, कोस्टल प्लेन पाए जाते हैं, वहाँ पे लकड़ी उद्योग, जो वुडन जो इंडस्ट्री होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजबूत स्थिति में है। उसके बाद जो कनाडा में क्यूबेक और ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया के प्रांतों में जो फॉरेस्ट्री है, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा कि कहाँ पे फॉरेस्ट्री बहुत ज़्यादा देखी जाती है और कौन-कौन से रीजन्स उसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करें कि माइनिंग की। नॉर्थ अमेरिका कोल के लिए इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर का काम करता है, जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन यानी जो एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है, उसमें किया जाता है। बॉक्साइट, एल्यूमीनियम बनाने के लिए किया जाता है। लोहे और तांबे दोनों का निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का जो कोल होता है, उसमें यूज़ किया जाता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड है और निकेल स्टील बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो नॉर्थ अमेरिका की कंपनियाँ दुनिया भर में निर्यात करती हैं। तो आप जानते ही हैं कि जो एक्सपोर्ट वाला कार्य होता है, इन सब चीज़ों का नॉर्थ अमेरिका से बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद सोने और चांदी की खदानों की बात करें, जो वहाँ की माइनिंग जो होती है, वो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित होती है। जो वेस्ट रीजन होता है नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ पे सोने और चांदी की यानी कि गोल्ड और सिल्वर की खदानें पाई जाती हैं। उसके बाद अमेरिका राज्य के अरकानसास की एक खदान डायमंड स्टेट पार्क के क्रेटर के आगंतुक अपने स्वयं के हीरे की खोज कर सकते हैं। जो यहाँ के विजिटर्स होते हैं इस डायमंड स्टेट पार्क के, तो वहाँ पे वो लोग खुद से ही अपने हीरो की खोज कर सकते हैं, ऐसा वहाँ का क्षेत्र पाया जाता है। तो अरकानसास रीजन आप याद रखिएगा, यहाँ के डायमंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे कोल की।
तो कोल जो है वो आपका जो अपलेशियन क्षेत्र पाया जाता है, जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड में पाया जाता है अपलेशियन क्षेत्र, वहाँ पे कोल के लिए बहुत अच्छी स्थिति प्रदान की गई है। तो वहाँ पे कोल अच्छे तरीके से पाया जाता है। अगर कोल की बात करें तो उसकी माइनिंग जो होती है वो भूमिगत हो सकती है, यानी कि अंडरग्राउंड हो सकती है, या फिर बड़े क्षेत्रों में हो सकती है, जो खुले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हो सकती है, खुले गड्ढे में हो सकती है, यानी ओपन पिट्स में हो सकती है। तो विश्व के कोयले के लगभग 20% पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में खनन किया जाता है। जो यूएसए का पेंसिल्वेनिया है, वो 20% कोयले का उत्पादन करता है पूरे विश्व में। जैसे कि अगर 100% मान लीजिए, तो 20% आपका यूएसए के पेंसिल्वेनिया से उत्पादित होता है, यानी प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं धात्विक खनिज की, यानी मेटेलिक मिनरल्स की। लेक सुपीरियर के पास के जो इलाके हैं और जो ग्रैंड कैनेडियन सील्ड है, उसके पूर्वी हिस्से में, उसके ईस्ट साइड में जो लौ एस के भंडार पाए जाते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लोहा दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो जो अभी मैं यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका का मैप दिखाऊंगा, तो यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है कैनेडियल सील्ड, जो कि आयरन ओर के लिए, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कैनेडियल सील्ड, ये है आपका क्षेत्र। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपलेशियन का दक्षिणी भाग है, ये अपलेशियन माउंटेन है। तो यहाँ का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पे भी आपका लौ अयस्क पाया जाता है, यानी आयरन ओर पाया जाता है, आयरन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका ये लेक सुपीरियर है, ग्रेट लेक्स में जो लेक सुपीरियर है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वो आयरन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैप के माध्यम से समझ में आ जाए, तो इसके लिए भी मैंने मैप का यूज करके आपको बता दिया है कहाँ कहाँ पे आयरन बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है। और उसके बाद जो यूएसए है, वो दुनिया में तांबे के लिए सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। जो यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है तांबा, कॉपर जो यूज किया जाता है, कॉपर जो प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें जो बड़े उत्पादक रहते हैं, बड़े प्रोड्यूसर रहते हैं, उनमें से एक है। या बड़ी झीलों और रॉकी पर्वत के आसपास के बड़े पैमाने में खनन किया जाता है। जो बड़ी झीलें हैं, यानी कि जो ग्रेट लेक्स के बारे में मैंने बताया, मैप पे आपको दिखा देता हूँ। ये ग्रेट लेक्स का जो रीजन है यहाँ पे, और उसके बाद जो रॉकी ये रेंज है, वहां के आसपास के रीजन में बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है कॉपर। तो इनको भी आप याद रखिएगा। और उसके बाद मेक्सिको चांदी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। मेक्सिको इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। तो ये भी आप याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भी चांदी के बड़े भंडार पाए जाते हैं। जो यूएसए है आपका और कनाडा है, वहां पे भी सिल्वर के लार्ज डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। यह जिंक उद्योग का भी उपोत्पाद है, यानी कि ये जिंक इंडस्ट्री का भी बाई प्रोडक्ट है। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। जो चिहुआन हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। तो चिहुआन हुआ को आप याद रखिएगा चांदी के लिए, सिल्वर के लिए चिहुआन हुआ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है। और इनको ये आप याद रखिएगा कि मेक्सिको में ही ये स्थित है। कनाडा और अमेरिका पर्याप्त मात्रा में सोने का उत्पादन करते हैं, जो रॉकी में खनन किया जाता है। जो रॉकी माउंटेन्स का रीजन है, वहां से गोल्ड का उत्पादन होता है, वहीं प्रोड्यूस होता है आपका गोल्ड। और उसके बाद कैलिफोर्निया और अलास्का ने 1900 में इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद बताया जा रहा है जो कनाडा है, वहां पे जो एस्बेस्टॉस है, यानी जो अब्रक है, वो जिंक और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और कोबाल्ट, यूरेनियम और रेडियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी प्रोड्यूसर है। ध्यान दें कि चीन एस्बेस्टॉस के विश्व में सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। चाइना एस्बेस्टॉस में सबसे बड़े उत्पादकों में से, जैसे कि जो लार्ज प्रोड्यूसर्स कंट्रीज हैं, उनमें से चाइना भी एक है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगर यूएसए की बात करें तो यूरेनियम और सल्फर के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। तो जो यूरेनियम है और सल्फर है, उनमें जो सबसे लार्ज प्रोड्यूसर होते हैं, उनमें से एक है। उसके बाद बात करते हैं ड्रिलिंग की। तो ड्रिलिंग से आप जानते हैं जैसे खुदाई की जाती है। ड्रिलिंग उस टर्म में यूज किया जाता है, जैसे कि आपका तेल हो गया, ऑयल फील्ड हो गया, उनकी खुदाई करने के लिए जो आपके प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं, जो आपके सेल गैसेस पाई जाती हैं, उन सब चीजों के लिए ड्रिलिंग वर्ड का यूज करते हैं। तो जो उत्तरी अमेरिका है, वहां पे तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं, जो ऊर्जा और ईंधन के लिए, जो एनर्जी और फ्यूल के लिए ड्रिल किए जाते हैं। तेल और गैस निष्कर्षण उत्तरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था के प्रमुख तत्व हैं। जो यहाँ की इकोनॉमी है, उसमें जो ऑयल फील्ड्स हैं और जो गैस के लिए जो क्षेत्र पाए जाते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रदान करते हैं इनकी अर्थव्यवस्था का। तो इसमें आप याद रख सकते हैं कि जो सेल गैसेस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको दुनिया के शीर्ष तेल उत्पादकों में से एक है। जो भी लार्ज प्रोड्यूसर हैं ऑयल के, उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको भी आते हैं। आप इनको भी याद रखिएगा। अगर भारी कच्चे तेल की बात करें, तो जो कनाडा का अल्बर्टा प्रांत है, वहां के अथाबास्का जो क्षेत्र है, वहां पे सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। अथाबास्का टार रेत में जो 20 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निष्कर्षण परियोजनाएं स्थापित हैं। जो ये क्षेत्र है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल जो निष्कर्षण परियोजनाएं हैं, यानी जो एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, वो यहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो आप इनको भी याद रखिएगा। पेट्रोलियम के बड़े भंडार, जो रिजर्वायर हैं, जो पेट्रोलियम के बड़े भंडार हैं, वो उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का से टेक्सास तक एक चापनुमा आकृति में पाए जाते हैं। अगर हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, जैसे कि चाप लगाने के लिए जो आर्क बनाते हैं, जैसे एक पॉइंट पर रखते हैं, उसका जो निब वाला पॉइंट होता है, और दूसरे पे पेन लगाते हैं या फिर पेंसिल, तो उसके बाद जो आर्क यूज करते हैं, वो एक राउंड शेप में होता है। तो उसी तरीके से इसमें बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे भंडार पाए जाते हैं पेट्रोलियम के, वो आर्क नुमा तरीके से पाए जाते हैं। और वो यूएसए में अलास्का से टेक्सास तक एक बड़े चाप के नुमा आकृति में फैले हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का शीर्ष तेल उत्पादक देश है, जिसका औसत अगर एवरेज रूप से देखा जाए तो 17.87 मिलियन बीडी है, जो दुनिया के उत्पादन का 18% है। 18% अपने आप में बहुत बड़ा परसेंट हो जाता है अगर पूरी दुनिया की बात की जाए, पूरे विश्व की बात की जाए, तो इतना इसका उत्पादन है।
तो आप इनको याद रखिएगा। उसके बाद अमेरिका ने 2012 में नंबर 2 स्थान के लिए रूस को पिछाड़ा और 2013 में जो इसका पहले का जो शीर्ष पे स्थान पे था, यानी टॉप पे था, सऊदी अरब, उसको पीछे छोड़ते हुए दुनिया का जो टॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो बन गया है। टेक्सास और नॉर्थ डेकोटा में जो शेल संरचनाएं हैं उसमें फ्रैंकिंग के कारण अमेरिकी उत्पादन में वृद्धि हुई है। 2011 की शुरुआत से अमेरिका तेल का शुद्ध निर्यातक रहा है। यानी कि अगर शुद्ध निर्यातक की बात करें तो शुद्ध निर्यातक कंट्री उसे कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आप निर्यात ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं। कोई भी चीज अगर आप इंपोर्ट कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो आपका ही फायदा है, आपका कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे ये यूज किया जाता है कि आप एक शुद्ध निर्यातक हैं। ठीक है। मैक्सिको दुनिया के शीर्ष तेल निर्यातकों में से एक के रूप में अन्य उत्तरी अमेरिकी देशों का नेतृत्व करता है। मुख्य रूप से खाड़ी में और उसके आसपास के जो रीजन्स हैं वहां पे इसके भंडार पाए जाते हैं। आप देखे होंगे जो ये एक चापनुमा आकृति में यानी आर्क रूप में यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी पाई जाती है। तो आप वहां पे देख सकते हैं जो मैक्सिको ऑयल रिजर्व्स हैं वो वहां पे पाए जाते हैं। अब चलिए नॉर्थ अमेरिका के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के बारे में समझ लेते हैं, जो वहां के इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं नॉर्थ अमेरिका के, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो अगर यूएसए की बात करें तो वेस्ट कोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज, जो वहां पे जो पश्चिमी महत्वपूर्ण शहर है उनकी बात करते हैं। सिएटल, सिएटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट असेंबल सेंटर, जैसे कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको असेंबल किया जाता है। जैसे सारे पार्ट इकट्ठे नहीं तैयार कर दिए जाते हैं, उनको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, उसके बाद उनको असेंबल किया जाता है। जैसे कि आप जब पहले कंप्यूटर लेते थे, पीसी लेते थे, तो असेंबल लेते थे। जैसे कि आपका एलजी का हो गया मॉनिटर, उसके बाद लॉगिटेक का हो गया माउस या ऐसे आपका कीबोर्ड, तो इस तरीके से आप असेंबल करते थे। तो यहाँ पे जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग बनते हैं और असेंबल किए जाते हैं सिएटल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें यहाँ पे लंबरिंग के लिए, ठीक है, और फिशिंग के लिए, फिश कैनिंग के लिए, जैसे कि फिश का जो कैनिंग किया जाता है उसके लिए, और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के लिए, जो एल्यूमिनियम का प्रगलन किया जाता है उसके लिए, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, उनकी जो इंपॉर्टेंट उद्योग है, इंडस्ट्रीज हैं, वो यहाँ पे स्टेब्लिश्ड है। तो सिएटल आप याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद बात करें सैन फ्रांसिस्को, तो सैन फ्रांसिस्को को द सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। ये इस नाम से भी प्रसिद्ध होता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि द सिटी ऑफ गोल्डन गेट नॉर्थ अमेरिका में किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद तेल शोधन और जहाज निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी कि ये है ऑयल रिफाइनरी के लिए भी और शिप बिल्डिंग के लिए भी इसको जाना जाता है। अब लॉस एंजलिस बात करें तो ये आपका हॉलीवुड, जैसे आप जानते होंगे हॉलीवुड एक बड़ा सा लिखा रहता है पहाड़ों के बीच में, आप देखते होंगे, तो ये लॉस एंजल्स में है। तो आप इनको याद रखिएगा। उसके बाद बात करें ग्रेट लेक रीजन्स, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भारी उद्योग और लौह इस्पात के प्रसिद्ध उद्योग यहाँ पे शामिल हैं। ठीक है, इंडस्ट्री वहां पे शामिल है। अगर सिटीज की बात करें तो आपका शिकागो हो गया और पिट्सबर्ग हो गया, क्लीवलैंड हो गया, टोलेडो हो गया और डेट्रॉयट हो गया। ये सारे जो लेक्स हैं, जैसे मिशिगन, आपका सुपीरियर और इरी, ओंटारियो, ह्यूरॉन, इन सब के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे शिकागो, पिट्सबर्ग और आपका क्लीवलैंड और टोलेडो और डेट्रॉयट, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इन महत्वपूर्ण शहरों को आप याद रखिएगा। डेट्रॉयट की बात करें तो डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल क्षेत्र है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आप जानते होंगे, पूछते हैं डेट्रॉयट ऑफ इंडिया, पूछते हैं डेट्रॉयट ऑफ जर्मनी, डेट्रॉयट ऑफ वाशिंगटन, डेट्रॉयट ऑफ इंग्लैंड। तो ये सारी जो चीजें पूछी जाती हैं तो ये आपका ऑटोमोबाइल से रिलेटेड रहती हैं। तो जहां का ऑटोमोबाइल इंपॉर्टेंट रहता है उस सिटी को, उस रीजन को आप समझ लेते हैं डेट्रॉयट उस जगह का। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद एक्रोन की बात करें तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंथेटिक रबर एंड टायर मेकिंग सेंटर, तो यहाँ पे आपका सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा दुनिया का और टायर बनाने का केंद्र है। ठीक है। उसके बाद पिट्सबर्ग की बात करें तो ये लौह इस्पात का यानी आयरन ओर का सर्वाधिक उत्पादन करता है, यानी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। उसके बाद बात करते हैं टेक्सास की, तो टेक्सास में जो ह्यूस्टन जगह है तो वहां पे ऑयल रिफाइनरी, शिप बिल्डिंग, केमिकल और मशीनरी का इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री वहां पे लोकेटेड है। तो आप इनको याद रखिएगा। उसके बाद कनाडा की बात करते हैं। कनाडा में कौन कौन से प्लेसेस इंपॉर्टेंट हैं, तो उसमें है हैमिल्टन। तो हैमिल्टन लेक ओंटारियो पे आपका स्थित है और वहां पे इसे कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। आयरन एंड स्टील एंड इंजीनियरिंग के लिए ये केंद्र स्थित है। ठीक है। जहां पे आयरन एंड स्टील वर्क्स का जो इंजीनियरिंग सेंटर होता है, किसी भी क्षेत्र को अगर बर्मिंघम कहा जाए उस जगह का, तो आप जान जाया करिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है कनाडा का बर्मिंघम, हैमिल्टन को, और ये ओंटारियो लेक पे स्थित है, आप ये भी याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कनाडा के सडबरी की, तो सडबरी जो आपका है वो लेक ह्यूरॉन पे स्थित है और यह कनाडा में सबसे अधिक उत्पादन खनन क्षेत्रों में से एक है। ठीक है। यहाँ पे जो माइनिंग की जाती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए सडबरी। यहाँ पे निकिल, प्लेटिनम और तांबा का उत्पादन किया जाता है, आप ये याद रखिएगा। उसके बाद अरविदा, तो अरविदा की बात करें, सगुएने रिवर पे स्थित है अरविदा, और यह दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम स्मेल्टर है, यानी कि जो एल्यूमिनियम का प्रगलन किया जाता है वो सबसे बड़ा सेंटर यहाँ पे स्थित है दुनिया का। तो आप अरविदा को याद रख सकते हैं एल्यूमिनियम प्रगलन सेंटर के लिए। उसके बाद है सार्निया की बात करें तो यह लेक ह्यूरॉन के तट पे स्थित है। इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। अगर दुनिया की बात करें तो इसका लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी पाया जाता है सार्निया में। तो उसके बाद ओटावा की बात करें तो ओटावा में कागज यानी पेपर और पल्प इंडस्ट्री जो होती है वो यहाँ पे पाई जाती है।
तो ये सारे जो सिटीज़ हैं, इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं कि सारनिया किससे रिलेटेड है और या फिर आपको मिलाने वाला जो रहता है, जैसे कि आपको इधर दे दिया सिटीज़ का नाम और ये किससे संबंधित है, इधर दे दिया। तो दोनों को आपको मिलाना रहता है, 1 में ए है या फिर 1 का बी है, ऐसे-ऐसे करके आपको मिलाना रहता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, इनको पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा अपने नोटपैड पे। तो कुल मिला के जो भी नॉर्थ अमेरिका में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें ओवरऑल हमने डिस्कस कर ली। अब नॉर्थ अमेरिका में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो अगर आपको ये कॉन्टिनेंट वाली जो सीरीज़ है, वर्ल्ड मैप का जो सीरीज़ है, अगर वो आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करें क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और आगे और ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच और लव यू ऑल।